So my dear student, this is the fifth part of second chapter of acid, base and salt, class 10th chemistry. Okay, so this portion will cover we all exercises given in the back side of the chapter. Okay, so चलिए start करते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है. अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू. ये जो बात कही गई है कि रेड लिटमस को किस चीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ब्लू में. एक सोल्यूशन है जो ब्लू रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. इट पीएच इज लाइकली टू बी. बहुत आसान है ना, सबको पता होगा. सर पहले का आंसर क्या होगा? एक लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. इसका मतलब जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? ब्लू में कन्वर्ट होने का मतलब वो बेस होना चाहिए. अच्छा, तो बेस का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है? हम यहाँ सर 0 लिखते हैं, यहाँ पर 14 लिखते हैं, यहाँ पर 7 लिखते हैं. ये 0 क्या होता है? एसिडिक होता है. ये 0 हमारा एसिडिक हो गया, 14 हमारा जो है ये बेसिक हो गया. ये देखिए, और दिस इज व्हाट? न्यूट्रल. ये हमारा न्यूट्रल हो गया. अब 0 से आगे 1 बढ़ेंगे, 2 3 4 5 6 आगे बढ़ते रहेंगे. पीएच वैल्यू बढ़ता रहेगा लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ घटता रहेगा. 7 पर जाकर न्यूट्रल. ओके, फिर 7 से आगे बढ़ेंगे 14 तक, तो पीएच वैल्यू भी बढ़ेगा और बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा. यहां पर आकर तो एसिडिक वैल्यू खत्म. ठीक है, आगे बेसिक वैल्यू यहां से चालू होगा और धीरे धीरे बेसिक वैल्यू बढ़ना शुरू होगा. तो अब ये हमसे ऑप्शन दिया गया है कि भाई 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए. देखिए जो 5 1 ये सारे जो है, ये सारे 1 एसिडिक है, 4 एसिडिक है, 5 एसिडिक है, तो 10 ही हमारा क्या होना चाहिए? ये 10 हमारा आंसर होना चाहिए. 10 इज व्हाट? बेसिक. सो जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, तो इन ये 3 तो नहीं हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही आंसर होगा, है ना. ये बेसिक होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की. द सॉल्यूशन कंटेन क्रश्ड एग शेल, यानी अंडे का ऊपर का जो शेल होता है उसी के बारे में बात की जा रही है कि उसके ऊपर अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल, उसके ऊपर एक सॉल्यूशन डाल रहे हैं हम लोग. तो वो क्या कर रहा है? टू गिव अ गैस, एक गैस दे रहा है हमें, एक गैस इवॉल्व कर रहा है. वो गैस क्या करता है? दैट टर्न लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, उसको क्या कर देता है? टर्न मिल्की. द सॉल्यूशन कंटेन, तो उस सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, ये बात कही जा रही है. चलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं. यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमसे कह रहा है कि मान लीजिए एक एग है, दिस इज व्हाट? एग. अब इसके ऊपर एक सॉल्यूशन हम लोग डाल रहे हैं. कोई भी एक सॉल्यूशन मैंने डाला, ये XYZ मैंने कोई सॉल्यूशन डाला इसके ऊपर, तो इसमें से एक गैस निकल रहा है, यहां से गैस निकल रहा है, और यहां पर मैंने लाइम वाटर ले लिया. लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, यही है ना. दिस इज व्हाट? लाइम वाटर. अच्छा, तो ये लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? टर्न मिल्की. ठीक है एकदम, क्योंकि लाइम वाटर बेसिकली क्या होता है, अगर उसमें कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कम हो तो वाटर जैसा ही होता है, कलरलेस. लेकिन जैसे ही उसमें वो गैस आएगा, यानी यहां पर कौन सा गैस है, ये जैसे ही ये गैस इसके अंदर आएगा, सो ये कैसा टर्न हो जाएगा? बिल्कुल मिल्की हो जाएगा, दूध की तरह. तो ये गैस हमें पता करना है. हम सबको पता है कि लाइम वाटर में हम CO2 डालते हैं तो क्या हो जाता है? मिल्की टर्न हो जाता है. तो यानी ये गैस हमारा क्या बना? CO2 बन गया. ओके, तो अच्छा CO2 तो निकल रहा है, तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए? ये जो एग शेल होता है ये क्या होता है? ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट. ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है. तो आप सोचो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम क्या मिलाएं? NaCl, नमक. रगड़ने से कुछ होता है? नहीं होता है. लिथियम क्लोराइड ऑल्सो, ये नमक ही है. पोटेशियम क्लोराइड, ये भी नमक है. तो भाई ये नमक के साथ नमक ही मिलाएंगे तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है. ये भी नमक, ये भी नमक, ये भी नमक, ये नमक. नमक के साथ हमें पता है कि सर नमक के साथ अगर एसिड मिलाते हैं तो कुछ होता है, राइट. तो चलिए ये इक्वेशन लिखते हैं हम लोग. ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दिस इज व्हाट? क्रश्ड एग. ये जो है मैं बोलता हूं कि ये एग शेल है. एग शेल, जो अंडे का ऊपर का जो होता है शेल, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है. फिर हमने इसके साथ क्या मिलाया? कौन सा? HCl. ये है बेस. ये एक सॉल्ट भी है बट बेसिक नेचर का सॉल्ट है, एसिड. तो क्या बनेगा हमारा? HCl. CO2 गैस निकलता है, H2O निकलता है, और क्या निकलता है? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl. ठीक है, तो देखिए यहां पर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस,
फिर क्या निकलेगा H2O, H2O, फिर क्या निकलेगा CO2, CO2, और यही CO2 क्या करेगा, ये जो गैस, ये गैस से निकलेगा तो इसको लाइम वाटर के अगर साथ ले जाएंगे, लाइम वाटर के थ्रू ले जाएंगे तो लाइम वाटर को ये क्या कर देगा, मिल्की कर देगा, ठीक है, क्योंकि लाइम वाटर बेसिकली कलरलेस हो जाता है, उसमें अगर कंसंट्रेशन कम है तो कलरलेस। आप पानी में चूना मिलाइए, ठीक है, तो एक कंसंट्रेशन बनता है, एक हद से ज्यादा मिलाएंगे तो बाकी चूना नीचे बैठ जाता है, उस नीचे बैठे हुए चूने को निकाल दीजिए तो आपको एकदम जैसे पानी कलरलेस होता है वैसे ही हो जाएगा, जिस तरह से चीनी या नमक पानी के अंदर जाकर बैठ जाता है वैसे ही हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये सोल्यूशन हो गया, एक्वस सोल्यूशन, जो बिल्कुल पानी जैसा लगेगा। अब उसके अंदर अगर आपने CO2 गैस एक पाइप ले लिया स्ट्रिप और उसने मुंह से आपने फूकना शुरू किया तो CO2 अंदर जाएगा, तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये कलरलेस वाटर जो है, वाटर तो नहीं बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये दूध जैसा बन जाएगा। तो यही पूरा सिचुएशन ये बता रहा है कि भाई ऐसा होगा, अंडे के ऊपर मैंने कोई क्या सोल्यूशन डालना है, और वो सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन तो यही है, यही सोल्यूशन है HCl को डाला हमने, तो कैल्शियम क्लोराइड एक तो नमक बन गया कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा वाटर, और तीसरा CO2 गैस। यानी HCl आप डालते हैं ना तो बबल्स निकलता है, वही CO2 का बबल्स होता है ना, और वही CO2 जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में रहते हैं, लाइम वाटर के अंदर ले जाते हैं तो वो टर्न मिल्की यानी दूध जैसा हो जाता है, सफेद, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। चलिए अगला देखते हैं, 10 ml ऑफ सोल्यूशन, ये देखिए ओके, 10 ml of solution, क्या कह रहा है भाई, 10 ml of solution of NaOH, sodium hydroxide, found to be completely neutralized by 8 ml of given solution HCl। तो आपको पता है कि भाई NaCl जो होता है, सॉरी NaCl नहीं, NaOH, मैं यहां पर कर लेता हूं, ये जो NaOH प्लस HCl ये बनाता है NaCl प्लस H2O। तो ये देखा जा रहा है कि भाई इसको अगर आप इसको 10 ml लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको कितना लेना पड़ेगा, 8 ml लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये जाके कंप्लीटली एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्लास 9 में आपको पढ़ा होगा। तो इसका हम मोलर वैल्यू निकालकर पता कर सकते हैं कि कितने के साथ कितना जा सकता है, ओके, दैट इज अनदर केस। तो ये बोला गया कि भाई अगर इसको आप 20 ml कर लेंगे तो क्या होगा, तो बहुत सिंपल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको दोगुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, और क्या, और तभी जाके ये पूरा NaCl प्लस H2O बनाएगा। नहीं तो अगर आपने इसको 20 ले लिया और इसको 15 ले लिया, ठीक है, तो इसमें से 20 का 20 रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्लास 9 रिवाइज करिए, या आपने 20 इसको ले लिया और इसको भी ले लिया आपने 18, तो इसमें से 2 ml रह जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, हाँ। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट कि भाई इसको अगर ये 10:8 का रेशियो बनना है, यानी 5:4 का रेशियो बनना है, तो 5:4 का रेशियो हर जगह होना चाहिए। अगर आप 200 ml लेते हैं तो ये 160 ml होना चाहिए, ठीक है, तो जाके पूरा पूरा एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाएगा। सो यहां पर देखिए ये ऑप्शन नंबर डी है, 16 ml आपको लेना पड़ेगा, क्या, HCl को लेना पड़ेगा, ठीक है। HCl सोल्यूशन जब 8 ml ले रहे थे तो आप 16 ml लेना पड़ेगा, 10 पे 8 तो 20 ml पे 16 ml, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इन यूज टू ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अब ये 4 चीजें हैं, इसमें से कौन सा जो है मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता है इंडाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। यानी जब आप खाना ज्यादा खा लेते हैं तो एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ज्यादा खाएं तो उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एसिड पैदा होगा। सो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी एक्चुअली मैं इंडाइजेशन बोलूंगा कि उस इंडाइजेशन को खत्म करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक, नो 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 नो, वो तो एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया के लिए होता है। एनाल्गेसिक, नो, ये गैस्ट्रिक के लिए होता है। एंटीसेप्टिक, नो, ये भी बैक्टीरियल होता है। एंटासाइड, यानी जब एसिड बढ़ जाता है तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बेस लेते हो, और उस बेस को हम क्या बोलते हैं, उस बेस को हम एंटासाइड बोलते हैं इन टर्म ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। इन टर्म ऑफ मेडिसिन उस बेस को हम, यानी माइल्ड बेस लेंगे, उस माइल्ड बेस को हम इन टर्म ऑफ मेडिसिन हम एंटासाइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा एंटासाइड हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ये सही है। अब राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन डाइल्यूट। अब ये जो दिया है इसका हमें इक्वेशन लिखना है, ठीक है। चलिए अगले पेज पे आते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे राइट वर्ड इक्वेशन लिखना है बेसिकली, एंड देन बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस भी करना है फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। यानी ये जो 4-5 ABCD जो दिया है इसको हमें केमिस्ट्री के फॉर्मूला में लिखना है, फिर उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज व्हाट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैन्युल्स। चलिए कर लेते हैं इसको। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्वेश्चन नंबर ए,
सबको पता है, केमिस्ट्री में बच्चे बच्चे को पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 प्लस। अच्छा ये एक्वस है, यहां पर लिखा गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मींस व्हाट, एक्वस, AQ एक्वस प्लस H2O, सॉरी H2O नहीं, जिंक, जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक। अब ये सॉलिड होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जिंक क्या करेगा, H2 को हटा देगा, रिप्लेस करेगा। आप याद करिए इससे पहले वाले केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस में हमने पढ़ा था कि जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है, रिप्लेस करता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाता है। इस तरह से भी सोच सकते हैं, या फिर हमें पता है कि ये है हमारा एक एसिड, दिस इज व्हाट, एसिड, ये एसिड है, और एसिड जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और उस रेस्पेक्टिव मेटल का, करस्पॉन्डिंग मेटल का सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो Zn किसकी जगह पर आ जाएगा, H2 की जगह पर। तो चलिए मैं ले लेता हूं ZnSO4, दिस इज व्हाट, SO4 प्लस H2, ये H2, और ये गैस है तो ये ऊपर जाएगा ऐसे। अच्छा बैलेंस करने की जरूरत है, SO4 कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये क्या हो गया, ये सॉल्ट हो गया। ओके, दिस इज व्हाट सॉल्ट, ये गैस। ये तो हमने पढ़ा है कि मेटल अगर जब भी, दिस इज मेटल, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा मेटल का सॉल्ट बनाएगा, जिंक सल्फेट एंड H2। यहां पर सर 2 क्यों नहीं लगाया, SO4 की वैलेंसी 2, जिंक की भी वैलेंसी 2, लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी अगेन बच्चे बच्चे को पता होता है कि HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये भी एक्वस है यानी डाइल्यूटेड है, तो ये हो जाएगा। किससे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद एल्युमिनियम पाउडर, यानी कि एल्युमिनियम यानी Al, ये एल्युमिनियम हो गया। ये क्या देगा हमें, एल्युमिनियम किसको रिप्लेस कर देगा, अगेन हाइड्रोजन को। ये एसिड रिएक्ट विथ व्हाट, मेटल, तो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो चलिए लिख लेते हैं, ये सर हो जाएगा कुछ Al Cl, लेकिन क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो AlCl3 इसकी वैलेंसी उसमें, उस क्लोरीन की वैलेंसी एल्युमिनियम में, बस एल्युमिनियम की जगह पे 1 है ना। तो ये तो आपको पता है कैसे लिखते हैं। अब बचा क्या, H, तो प्लस लगाएंगे और H2 को यहां पर आगे दिखा देंगे कि भाई H2 रिलीज हो रहा है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, हाँ सर इस बार तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि क्लोरीन इधर 3 आ गया, इधर क्लोरीन कितना है, एक ही है, तो मैं इधर 3 से 1 मिनट, मैं इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3Cl हो गया। सर 3Cl हुआ तो H भी कितना हो गया, H भी मेरा 3 हो गया। ओके, H को 3 तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि उधर तो मेरे ख्याल से यहां पर देखिए H2 है, इधर 3H है। अब ये कैसे बैलेंस करें, ठीक है, तो यहां पर मैं अगर 6 करता हूं, देखिए 6, इसको बैलेंस कर ही लेते हैं, ये 6HCl, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो यहां पर मैं 3 लगा सकता हूं, मेरा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। क्लोरीन मेरा 6 हो गया, तो यहां पर मैं 2 लगा लूं, कहां पर, यहां पर, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। यस, ये देखिए ये 3 है ना बेटा, तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, 2 लगा लूंगा। ये तो क्लोरीन भी मेरा कितना हो गया 6, एल्युमिनियम सर 2 हो गया, इधर तो एक ही है, तो यहां भी एल्युमिनियम 2 लगा दीजिए, हो गया आपका, बैलेंस हो गया ये सारा चीज। 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन 2 AlCl3, यानी ये पूरा का पूरा 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक, तो ये हमने लिख लिया इसको। अगेन एसिड, मेटल का सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। चलिए अगला देखते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्युमिनियम पाउडर। इस बार सल्फ्यूरिक एसिड है, अभी तो HCl था, अब सल्फ्यूरिक एसिड है, तो चलिए बिल्कुल सिंपल वैसे ही कि इस बार हमारा कौन सा है, ABC, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब वही H2SO4 एक्वस, डाइल्यूटेड हो गया। ठीक है, रिएक्ट विद एल्युमिनियम पाउडर, नॉट एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पाउडर दिया गया है ना, क्योंकि थोड़ा सा एक वजह है, एल्युमिनियम से बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर ही लेयर से रिएक्ट करके छोड़ देगा, पाउडर से रिएक्ट कर लेगा। तो यहां पर मैं लेता हूं एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम किसको हटा देगा, H2 को हटा देगा, तो एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। तो यहां पर देखिए AlSO4, ठीक है, SO4 की वैलेंसी आ जाएगी इसमें, और SO4 ये ब्रैकेट बनेगा और यहां पर चला जाएगा इधर, तो ये इस तरह से लिखते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए सल्फेट की वैलेंसी एल्युमिनियम में आ गई और एल्युमिनियम की वैलेंसी सल्फेट में चली गई। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा ही होगा, तो हाइड्रोजन गैस लिख लेते हैं। सर ये हो गया, अब बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। हाँ सर बैलेंस तो करना पड़ेगा। अब देखिए एल्युमिनियम कितना है 2, तो इधर भी एल्युमिनियम कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। यहां पर देखिए 2 लगाया, एल्युमिनियम तो सर हो गया। ओके, सल्फेट सर 3 है,
तो सर इधर मुझे लगाना पड़ेगा सल्फेट, तो यहाँ पर 3 लगा देता हूं। अच्छा सल्फेट तो सर 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन सर 6 हो गया, तो इधर 3 लगा दीजिए, ये हो गया, तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग। चलिए ये वाला भी कर लेते हैं, डी ABCD डी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस किससे रिएक्ट कर रहा है, आयरन से। ओके वेरी गुड, नाउ इट विल रिएक्ट विथ आयरन। आयरन को अकेला ही लिखते हैं, मेटल को अकेला ही लिखते हैं, मेटल सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है। अब अगेन आयरन फिर से H को हटा देगा, FeCl। अब देखिए Cl की वैलेंसी 1, Fe की वैलेंसी 2 लेंगे ना, यहाँ पर 3 वाला नहीं लेंगे, 2 लेंगे, तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा, FeCl2, आयरन क्लोराइड हो गया, प्लस H अलग हो जाएगा, तो H को अलग कर लीजिए, यहाँ पर H अलग हो गया, तो H को मैं H2 लिखूंगा और कुछ इस तरह से डिनोट कर दूंगा, तो ये आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। बैलेंस कर ले हम लोग, यस सर, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ देखिए इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, क्लोरीन 2 हो गया, तो सर क्लोरीन को 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी 2 है, वेरी गुड, अच्छा जी। और आयरन सर, आयरन इधर भी है, इधर भी है, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो ये चारों हमने, ये जो है चारों हमने कर लिया, ठीक है। ABCD देख सकते हो आप लोग, है ना, बैलेंस भी है और सिंपल सा है कि अगर एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, आयरन क्लोराइड, ये सब क्या है, सॉल्ट है। ये बात समझ में आई, ये सब के सब सॉल्ट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड सच एज, ये देखिए यहां पर दिया गया है, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। सही बात है भाई, ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6, दिस इज व्हाट ग्लूकोज, ये जो है ग्लूकोज है। और अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल, अल्कोहल जो है वो हमारा CH3COOH, ये अल्कोहल का एक टाइप बन जाएगा हमारा, ठीक है। इथेनॉल, मिथेनॉल, तो ये हमारा अल्कोहल बन गया। सो इसमें भी तो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन से आयन बनने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बनता है बेटा, इसलिए नहीं बनता है। अब इसको ना एक डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, चलो मैं इसको यहीं पे कर लेते हैं ना, इधर ही कर लेते हैं या अगले पेज पर ले लेते हैं, छोड़िए इसको अगले पेज पर ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ ये हो गया हमारा, अब इसको जरा देख लेते हैं। देखिए यही बोला गया हमसे कि भाई कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज, तो भाई हमारा अल्कोहल जो होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, इसमें क्या मिलेगा हमको, और अल्कोहल में हमको क्या मिलता है, अल्कोहल, C6H12O6, CH3COOH, ये भी हमारा अल्कोहल है, ये ग्लूकोज है, अल्कोहल का एक पार्ट है, बहुत सारे अल्कोहल होते हैं उसमें से एक ही है। तो इसमें भी तो हाइड्रोजन एटम भी है, ऑक्सीजन एटम भी है, तो OH नेगेटिव भी बन सकता है, H पॉजिटिव भी बन सकता है। अच्छा भाई दूसरी तरफ हमारे सामने एसिड ले लेते हैं, ये देखिए दूसरी तरफ हम एसिड ले लेते हैं, जैसे H2SO4 एक्वस, फिर HCl एक्वस, ठीक है, ये भी मान लीजिए एक्वस है, थोड़ी देर के लिए इसको भी एक्वस मान लीजिए। तो बेटा इसको एक्वस करने पर भी ना इसमें से ये बॉन्ड टूटते नहीं है, ये टूटते ही नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है, एक दुर्घटना हो जाती है, एक इंसिडेंट होता है जिसमें H, ये हमारा एसिड है, वाटर के साथ डालें तो H3, वाटर मतलब यहां पर प्लस H2O भी रहेगा, है ना ऐसा। तो क्या होगा कि भाई H3O प्लस के आयन बनेंगे और SO4 नेगेटिव के आयन बनेंगे, ठीक है। अब ये एक्चुअली में 2 नेगेटिव होगा 2 पॉजिटिव होगा, 2 ऐसे आयन बनेंगे 2 ऐसे आयन बनेंगे, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये चीज हो गया, तो देखो आयंस बन गए हमारे साथ। इस HCl में क्या आ गया, जैसे ही प्लस इसके साथ भी वाटर करेंगे हम, वाटर मींस व्हाट, H2O, यहाँ जैसे ही मैं H2O डालूंगा क्योंकि एक्वस में तो H2O भी होगा, तो ये क्या बनेगा, ये H3O प्लस और Cl नेगेटिव, ये आयंस बन गया। अब ये आयंस बन गया और इसमें कोई आयंस नहीं बना, पानी में डालेंगे कोई आयंस नहीं बना, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक ऐसा बीकर लिया, कोई एक सेटअप लिया, यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया, है ना, ये पानी है मेरा, वाटर, दिस इज व्हाट H2O। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक बार ये वाला डाल के देखता हूँ, और यहां पर मैंने 2 एनोड और कैथोड लगा के रख दिया, ये देखो ये मेरा एक एनोड पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा कैथोड,
ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहां से मैंने एक सेटअप लगाया और ऐसे बल्ब लगा दिया है ना। ये बल्ब, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, एक्चुअल में तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा इधर से होता है, ऐसे ऐसे, तो ठीक है, ये हमारा मैटर नहीं है। अब देखो यहां पर तो ब्रेक हो गया ना, सर्किट क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो यहां पर जब तक फ्लो नहीं होगा तो यहां पर कौन फ्लो कर जाता है, आयंस। पानी में डालेंगे नहीं होता है, ये बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। अगर हम भले इलेक्ट्रिसिटी देंगे भी तो नहीं आएगा। यहां पर मान लो मैंने बैटरी लगा दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, यहां पर मैंने बैटरी लगा दी है, ठीक है, इस जगह पर, तो भी क्या होगा, ये बल्ब एक बार इसको डाल के देखते हैं। इसको हमने डाला, कुछ नहीं हुआ, बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। क्यों? ये तो जाके डिसॉल्व हो जाएगा, ब्रेक नहीं करेगा आयंस में। हमने इसको भी डाल के देखा, इसने भी कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं इसको डालूंगा, ये वाले को H2SO4 को, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो आयंस बन गया। अब क्या होगा कि पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव की तरफ भागेगा, नेगेटिव आयंस पॉजिटिव की तरफ भागेगा, तो एक लूप सर्किट बन जाएगा हमारा, यानी फ्लो करंट का चालू हो जाएगा। इसलिए बल्ब क्या कर जाएगा, बल्ब विल ग्लो, ये हमारा बल्ब जो है ये ग्लो कर जाएगा। उसी तरह से इसको भी डालूंगा तो यहां भी देखो H3O प्लस और Cl में, ये तो पहले से पानी है, आपने जैसे ही डाला वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात है कि कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो कंटेन करता है बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। भाई इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसको हम एसिड या बेस में कैटेगराइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर ये H प्लस आयन या एक्चुअल में H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन या OH नेगेटिव आयंस बना ही नहीं पाता है जैसे ही पानी में डालते हैं। अगर बनाता तो हम पी थोड़ी पाते, अल्कोहल लोग पी जाते हैं ना, पीते हैं, जो भी है वाइन वो अल्कोहल का एक पार्ट है, वो भी पीते हैं, और ग्लूकोज भी पीते हैं, तो पी सकते थे। अगर आयंस बन जाते, आयनिक चीज तो हम पी ही नहीं सकते ना, रिएक्शन कर जाएगा, तो इस वजह से हम उसको एसिडिक नहीं बोल सकते। ले अगला देखते हैं ना, तो अगला जो ये कह रहा है 7 नंबर, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज रेन वाटर डज। भाई डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं कंडक्ट करता है लेकिन रेन वाटर करता है? इसके पीछे ये रीजन है बेटा, क्योंकि रेन वाटर का जो पीएच लेवल है, ये देखिए, मैं ये तो 6वां नंबर का क्वेश्चन था, यहां पर 7वां कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, रेन वाटर का पीएच क्या होता है, रेन वाटर पीएच कितना होता है, 7। सॉरी, रेन वाटर का पीएच 7 नहीं होता है। फिर से इसको एक बार देखते हैं। देखिए डिस्टिल वाटर और रेन वाटर, इन दोनों का पीएच क्या होता है? डिस्टिल वाटर का तो पीएच जाहिर सी बात है 7 होता है, 7 pH 7 होता है बेटा, लेकिन इसका 7 नहीं होता है, 7 से स्लाइटली नीचे होता है। मान लीजिए कि 6.5 या 6 इसके आसपास होता है। अब ये क्यों होता है? ये एक सवाल बनता है कि सर रेन वाटर एसिडिक क्यों होता है? देखिए रेन वाटर एसिडिक इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए ये आपका बादल है, एटमॉस्फेयर में है बादल, पानी का ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रहा है, एटमॉस्फेयर में CO2 गैस भी तो है, CO2 और H2O गैस बनाएगा, ये H2O और CO2 मिलकर क्या बनाएगा, कार्बनिक एसिड, H2CO3, ये कार्बनिक एसिड बन जाता है। इसके अलावा और क्या होता है, इस रेन वाटर में और भी बहुत तरह के गैसेस होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं, आयंस घूम रहे होते हैं, वो मिल जाते हैं, डस्ट पार्टिकल मिल जाते हैं, तो सब मिला जुला कर एक्चुअल में तो ये ठीक ठाक होता है, रेन वाटर एकदम सही गिरता है। लेकिन अगर वहां पर समझ जाइए फैक्ट्री बहुत ज्यादा है, तो एटमॉस्फेयर में गैसेस बहुत ज्यादा होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, ठीक है, सल्फर गैस, नाइट्रोजन गैस, CO2, तो इस वजह से वो पानी जो है इससे रिएक्शन करके एसिडिक रेन हो जाएगा। वरना सच में बादलों के अंदर जो पानी होता है उसकी भी पीएच लेवल 7 ही होता है, बट इनफैक्ट हम जब देखते हैं प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं हो पाता है, खास करके उस जगह पर जहां पर ज्यादा ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो ये वजह बनता है कि डिस्टिल वाटर जो है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा? सर पीएच लेवल 7 है, तो ना OH प्लस के नेगेटिव चार्ज होंगे, आयंस होंगे, ना H नेगेटिव के होंगे। सो ना, देखिए ये H3O, इसके कोई होंगे? नो। अच्छा इसका सर होगा क्या इसमें? H3O, यस, इसमें तो होगा ना, क्योंकि पीएच 7 नहीं है, 6.5, 6 या 6, तो ये वाला होगा। जब ये वाला होगा तो ये तो भाई इसमें क्या था, HCl में यही तो है, पानी के साथ मिलाते हैं, तो ये खुद वाटर के ही साथ ऐसा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगा, लेकिन डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। ये बात समझ में आई? बहुत ही क्लियर है, ठीक है। क्योंकि रेन वाटर समथिंग लाइक एसिडिक हो जाता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगा, और डिस्टिल वाटर बिल्कुल प्योर वाटर, टैप वाटर,
इसमें H प्लस H3O प्लस के आयंस नहीं होते हैं, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो इन द टैप वाटर और डिस्टिल वाटर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए यहां पर है हमारा ओके, चलिए वन बाय वन ब्रेक डाउन करते हैं। 5 सॉल्यूशन ए बी सी डी ई, 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं ए बी सी डी ई। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। व्हेन टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज पीएच एज 4, 1, 11, 7, 9 रेस्पेक्टिवली, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। यानी ए ने 4 दिखाया तो मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी एंड ई। अच्छा, किसका क्या है, ए का जो है वो है 4, बी का जो है वो है 1, सी का जो है वो 11 है, इसका 7 है और इसका 9 है। ठीक है, ये तो हो गया पीएच वैल्यू। ठीक है, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, डी। डी सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। पीएच वैल्यू देख के ही हम बता देंगे कि सर सॉल्यूशन नंबर डी, दिस सॉल्यूशन इज व्हाट, न्यूट्रल। This D solution is neutral. Okay. Strongly alkaline. Strongly alkaline दिख रहा होगा आपको। Alkaline means what? Base. Strongly alkaline जिसका 11 होगा, 11 सबसे ज्यादा इसमें बेसिक है, तो जिसका 11 होगा this is what? Strongly alkaline. alkaline यानी ये वाटर सॉल्युबल होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। अच्छा, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, ये देखिए A हो गया, ये B हो गया। Strongly acidic. Strongly acidic दिख रहा होगा आपको, सर ये वाला है स्ट्रांगली एसिडिक, बी, यानी इसका पीएच वैल्यू क्या है, 1 है, तो स्ट्रांग एसिड। वीक एसिड जो 6 के आसपास हो, सर 4, 7 के आसपास हो, 7 तो न्यूट्रल, 7 से जस्ट पीछे हटते जाएंगे तो एसिडिक नेचर कम होते जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा 7 से आप पीछे, मैं यहां पर दिखा भी देता हूं, है ना, यहां पर लिख भी देता हूं, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये 0, 7 एंड 14 स्ट्रांगली बेस, स्ट्रांगली एसिड, न्यूट्रल। तो भाई 7 से जैसे पीछे आप जब चलते चले जाएंगे, इधर आएंगे तो पीएच वैल्यू तो घटेगा, लेकिन एसिडिक क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो इससे जितना नजदीक होगा वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे पीछे आते जाएंगे स्ट्रांग होते जाएगा। सो पूछा गया है कि भाई वीक एसिड, अब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या होना चाहिए, दिस इज व्हाट, ए। ये जो यहां पर दिया हुआ है कि इसको क्या मानेंगे, ये वीक एसिड है, वीक 4 पीएच वैल्यू को वीक एसिड माना जाता है। ठीक है, अच्छा वीक अल्कलाइन, ये ई बच गया। देखिए इससे थोड़ा सा ही तो आगे बढ़े हैं, अभी वीक में ही चल रहे हैं, इधर जाते जाते स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इधर जाते जाते स्ट्रॉन्ग होंगे एसिड में, लेकिन यहां से यहां तक ये सब के सब क्या है, वीक हो जाते हैं, यहां से लेके यहां तक वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो ये हमारा है वीक एल्कलाइन। अगेन एल्कलाइन दिया है तो बेस तो है पर वाटर सॉल्युबल है, तो ये हमारा हो गया। अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप निकाल लेंगे भाई पीएच ऑर्डर को। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बी को। देखिए सबसे पहले हमने लिखा बी, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीएच लिखना है, फिर 4 लिखना है तो मुझे ए लिखना पड़ेगा, है ना। फिर क्या लिखना चाहिए, 7, तो उसके लिए मुझे डी लिखना पड़ेगा। फिर 7 के बाद 9 के लिए मुझे ई लिखना चाहिए, और फिर 9 के बाद 11 के बाद सी। तो ये पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। और ये जो है न्यूट्रल है, दिस वन इज व्हाट, न्यूट्रल। ये इधर एसिडिक, इधर बेसिक, ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दोनों आसपास है, नजदीक नजदीक है, तो ये वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। ये बहुत क्लियरली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl is added to test tube A while lactic acid CH3 is, यानी अब देखो इसमें क्या है कि भाई HCl आपने ले लिया, while lactic acid CH3COH is added to the test tube B। दो टेस्ट ट्यूब है और दोनों में कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एसिड आर सेम, कंसंट्रेशन है एसिड का सेम। इन विच टेस्ट ट्यूब विल फिजिंग अकर मोर विगोरसली। देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है ना, वो मैग्नीशियम मेटल है तो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा, तो स्ट्रांगली ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन गैस निकलेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ज्यादा इसमें आयंस होंगे H+ के। ये वीक एसिड है CH3COH एक्टिक एसिड, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें H+ के आयंस ज्यादा होंगे तो ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, इसमें कम निकलेगा, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए यहां पर मैं बोलता हूं कि HCl और मैंने किसका Mg मैग्नीशियम, तो क्या होगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2,
प्लस H2। मैं चाहूं तो बैलेंस करूं तो यहां पर 2 लगा देता हूं और ये सब बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका वाला जरा देख लेते हैं कि सर यही अब HCl नहीं, एक्टिक एसिड के साथ है ना, CH3COOH प्लस, वही मैग्नीशियम को करने वाले हैं, मैग्नीशियम। तो इस H की जगह पर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा और ये H निकल जाएगा। तो ये देखिए CH3COOMg, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, और ये H2 बाहर आ जाएगा प्लस H2। अब इसको हम बैलेंस कर सकते हैं बाद में, है ना, आप बैलेंस भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर Mg जो है ये Mg की वैलेंसी तो 2 है और CH3 की वैलेंसी 1 है, तो ये यहाँ पर 2 लग जाएगा, तो वो बैलेंस हम बाद में करेंगे। हमें यहाँ पर ये देखना है कि इधर भी H2 निकल रहा है, इधर भी H2 निकल रहा है, ये है वीक एसिड। तो बेटा इसमें ना ये आयंस जो बनेंगे, इसमें तो आयंस होंगे ना, ये एसिड है तो H प्लस के आयंस होंगे कि नहीं होंगे, यस H प्लस के आयंस होंगे, यहाँ पर H3O के आयंस होंगे यहाँ पर, और CH3COO के CH3COO माइनस के भी आयंस बनेंगे, लेकिन ये वीक एसिड होगा क्योंकि ये इसका कंसंट्रेशन कम होगा। जबकि बोला गया है एसिड दोनों में डालिए, दोनों में 100-100 ml ही डाला है हमने, तो एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन इस वाले एसिड में, एक्टिक एसिड में जो है वो H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा और HCl में H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इसलिए मैग्नीशियम के साथ मिलाने के साथ ही जाहिर सी बात है H2 निकलेगा तो बबल्स क्रिएट करेगा, फिजिंग क्रिएट करेगा। सो मैं ये देखूंगा कि HCl में ज्यादा तेजी से होगा, विगोरसली होगा, और इसमें विगोरसली नहीं होगा, ठीक है। आप अगर नींबू डाल के देख लीजिए मैग्नीशियम के कोई मेटल पे तो आपको ऑब्जर्व भी नहीं हो पाएगा, लेकिन उसी कोई मेटल पर HCl डाल के देखेंगे तो आपको ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा कि कुछ तो बबल्स निकल रहा है ना। क्यों? क्योंकि नींबू एज कंपेयर टू HCl या सल्फ्यूरिक एसिड वीक एसिड है, राइट। तो ये फर्क पड़ता है क्योंकि आयंस की कमी होने की वजह से ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6। जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH क्या होता है, 6। हाउ डू यू थिंक दैट pH विल चेंज इट्स टर्न इनटू कर्ड? एक्सप्लेन योर आंसर। अब pH क्या करता है, यहां पर ले लेते हैं। पूछा गया है कि हाउ डू यू थिंक दैट pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड? जैसे ही ये दही में बदलेगा तो इसमें इसका pH 6 है। सो मिल्क का pH 6 है, लेकिन कर्ड का जो pH होता है वो तकरीबन 4 हो जाता है। तो pH का वैल्यू कम हुआ लेकिन एसिडिटी स्ट्रांग हो गई, तो इसमें H प्लस के आयंस ज्यादा हो जाएंगे। अब मैं बोलूंगा कि मोर लेस H प्लस आयन, और इसे बोलूंगा मोर H प्लस आयन। क्यों ऐसा होगा? मिल्क से कर्ड बनता कैसे? लैक्टोबैलिकस बैक्टीरिया होता है। वो लैक्टोबैलिकस बैक्टीरिया मिल्क में जो होता है वो रिएक्शन करता है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, और रिएक्शन करने के बाद मोर H प्लस आयंस बना देता है, और जब मोर H प्लस आयन बन जाता है तो दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये रीजन बनता है कि फ्रेश मिल्क का pH वैल्यू 6 होता है। सो pH वैल्यू चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, जैसे ही वो दही में बदलता है यानी H प्लस आयंस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो दही बनता है और दही का pH वैल्यू अलग होता है दूध के pH वैल्यू से, यानी कर्ड इज मोर एसिडिक देन मिल्क। वैसे मिल्क भी एसिडिक होता है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। A milkman add a very small amount of baking soda to fresh milk। एक मिल्कमैन जो होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में बेकिंग सोडा डालता है, यानी कि आपके पास मिल्क है, मिल्क प्लस बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मिल्क में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे ही डालते हैं तो मिल्क पे हमारा एसिडिक, दिस इज व्हाट एसिडिक। ये क्या है? बेसिक। ओके, सो मिल्क को और ज्यादा एसिडिक बनने से, क्योंकि मिल्क को रखते हैं तो उसमें लैक्टोबैलिकस बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियस बैक्टीरिया होता है, तो वो क्या करता है, वो रिएक्शन करके और ज्यादा एसिडिक बना देता है। तो उसको बचाने के लिए, उसको और थोड़ी देर तक रोकने के लिए कि वो रिएक्शन ना हो, जो मिल्कमैन होते हैं वो क्या करते हैं, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला देते हैं, यानी बेकिंग सोडा मिला देते हैं, बेकिंग सोडा। इसको मिलाने से दूध जो है वो काफी देर तक जो है वो खराब नहीं होता है, बेसिकली रिएक्शन नहीं कर पाता है, एसिडिक नेचर में और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। ये बात समझ में आई? A milkman add a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? भाई मिल्क का तो pH वैल्यू क्या है, ये मिल्क है, pH वैल्यू 6 है, लेकिन जब इसमें ये ऐड कर देगा और उसके बाद जो मिल्क बनेगा, उसके बाद फाइनली जो मिल्क बनेगा उसका pH वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो स्लाइटली बेसिक की तरफ चला जाएगा ये। अब बेसिक हो गया तो भाई अब एसिडिक होने में तो वक्त लगेगा। ज्यादातर
H+ के आयंस बनेंगे, ज्यादा एफर्ट लगेगा तो थोड़ी दिन तक जो है वो दूध खराब नहीं होता है। इसलिए मिल्क में क्या करते हैं, ये वाला मिला देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा मिला देते हैं। ठीक, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड? वेरी सिंपल भाई, ये मिल्क जो है दही बनने में क्यों ज्यादा वक्त, क्योंकि बेसिक हो गया ना बेटा, पहले एसिडिक था, पहले पीएच वैल्यू 6 था, तो 6 से 4 जाने में कम टाइम लगेगा, लेकिन 7 हो गया तो अब 7 से 4 जाने में तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। सो ये है ये वाला, इसका पीएच है 7, अब 7 से जाना है इसको 4 में, विल टेक मोर टाइम। अच्छा, 6 से अगर जाना है 4 पे तो विल टेक लेस टाइम, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है हमसे कि why does this milk take a long time to set a curd? Because when we add sodium hydrogen carbonate baking soda into fresh milk which has pH value is 6, then the pH value convert 6 to 7 or 7 more, 7 plus 7.5, and slightly this is basic, and due to the basic nature this milk will take more time to set as a curd. Why? Because 7 to 4 it has to go pH level 7 to 4, then it will take more time to set a curd, यानी दही बनने में फिर उसको ज्यादा टाइम लगेगा, दूध है तो दही बनने में कम टाइम लगेगा। ये वजह है, क्योंकि पीएच वैल्यू हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, बेसिक कर देते हैं, तो बेसिक से इधर एसिड की तरफ जाने में टाइम लगेगा, है ना, ये वजह बनता है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। यस, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है हमारा। यहां तक तो हो गया हमारा कि भाई क्यों ऐसा सब करते हैं, ये सब 12 हो गया, 13 14 15, तो 13 14 15 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 13 14 15, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट SO4 दोनों की वैलेंसी 1 1, ठीक है। अच्छा, इसके साथ 1/2 H2O ये लिखते हैं। अब इसका क्या मतलब है सर, एक्चुअल में इसका मतलब ये है बेटा कि कैल्शियम सल्फेट का ये एक मॉलिक्यूल जो है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, दिस इज व्हाट H2O, ये दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, ये मतलब होता है CaSO4 ये। सर तो अगर एक मॉलिक्यूल दो के साथ अटैच होगा तो इसका आधा मॉलिक्यूल किसके साथ अटैच होगा? अच्छा आधा तो सर ले लीजिए, कर लीजिए, ये आधा इधर आधा उधर, तो आधा मॉलिक्यूल एक कैल्शियम सल्फेट के साथ है। तो यूनिट फॉर्मूला बनाने के लिए 1/2 रखते हैं, यानी हमें कैल्शियम सल्फेट को तो एक लेना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज सही फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सही फॉर्मूला तो होना चाहिए सर, इधर 2 लिख लेते हैं, 2 कैल्शियम SO4 डॉट H2O, ये होना चाहिए फिर कि सर ये एक मॉलिक्यूल दो कैल्शियम सल्फेट को लेकर घूमता है, ठीक। तो ये तो होता है, तो दिस इज व्हाट प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अच्छा, इसको बोला जा रहा है कि मॉइस्चर में क्यों नहीं रखना, मॉइस्चर प्रूफ में क्यों रखना चाहिए? मॉइस्चर प्रूफ का मतलब कि मॉइस्चर में नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर प्रूफ। बेटा अगर मॉइस्चर में रखेंगे इसको तो ये H2O के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। देखिए कुछ इस तरह से, ये जो है यहां पर मैं लिखता हूं इसको कि कैल्शियम SO4 डॉट 1/2 डॉट H2O प्लस 1 होल 1/2 H2O, इसके साथ ये रिएक्शन कर जाएगा, वन होल 1/2 H2O इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। दिस इज व्हाट मॉइस्चर, मॉइस्चर यही है, तो मॉइस्चर इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा भाई, ये रिएक्शन इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O एंड दिस इज व्हाट जिप्सम। अब ये हमारा जिप्सम बन गया, ठीक है। दिस इज व्हाट प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला एक्चुअल में तो सिनेरियो देखो ऐसा होता है, लेकिन यूनिट फॉर्मूला के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी 1.5 पानी का मॉलिक्यूल। अब 1.5 को तुम आप क्या कर सकते हो भाई, सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी उधर भी। सो अगर आप सच में लिखोगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है कि भाई इधर 3, अगर मैं चलो सच में लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा कुछ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इधर, यहाँ पर देखिए
2 कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O। जैसे ही मैंने इधर दोगुना कर लिया, यानी H2O का अगर 1 होगा तो ये 2 होना चाहिए, हो गया सर। इसके साथ इसको भी दोगुना करना पड़ेगा, तो प्लस 3H2O लेना पड़ेगा। ओके, और ये क्या बनाएगा, ये उसी का रेप्लिका है ना। अच्छा, ये क्या बनाएगा सर, इधर देखिए, तो ये बनेगा सर 2CaSO4 प्लस 3 and 1 व्हाट 4H2O 4H2। तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं, बट इन जनरल इसको अवॉइड किया जाता है ना, जनरली इसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि थोड़ा सा इसमें और कॉम्प्लेक्शन है, इसका स्ट्रक्चर एकदम इतना कॉमन नहीं होता है, तो आप इसको ही ज्यादा फोकस करो, ये वाला है ना जो बुक में रिटन है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, ये क्यों नहीं करते हैं, अगर जैसे ही मॉइस्चर के सामने रखूंगा तो ये जिप्सम बन जाएगा, यानी पाउडर के फॉर्म में होता है, मॉइस्चर में रखेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, खराब हो जाएगा। भाई आपने हड्डियों पे चढ़ाना था, ठीक है, पाउडर आया, ढक्कन खोल दिया, वो वहीं पर जम गया, तो हड्डियों पर कैसे, मतलब कैसे चढ़ाएंगे, जब हड्डी टूट जाती है तो ये लगाते हैं ताकि सॉलिड बन जाए, एक शेप में आ जाता है। अब वो बिना शेप में, अब वो पत्थर बन गया, जिप्सम पत्थर बन गया है ना, तो इसलिए मॉइस्चर से इसको बचा के रखते हैं ताकि हमारा काम है जब हम जो चाहे वैसे शेप में डालें। नेक्स्ट है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चा जानता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देख लीजिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सबसे पहले केमिस्ट्री के स्टूडेंट का फेमस HCl प्लस NaOH क्या देगा सर, सबको पता है, NaCl प्लस H2O। कुछ बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, हाँ बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, क्यों, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 लगाया तो सोडियम 2 हो गया, तो इधर भी 2 लगाइए, क्लोरीन भी 2 हो गया तो इधर भी 2 लगाइए। ओके, अब यहाँ पर फिर से देखेंगे कि सर हाइड्रोजन तो क्लोरीन को 2 करने के चक्कर में यहाँ पर देखिए क्लोरीन, यहाँ पर सोडियम 2 हो रहा था, तो सब कुछ फिर से मिसमैनेज हो गया, तो H2 इधर और इधर H2, यहाँ पर 4 हो गया, तो यहाँ पर फिर आप 2 लगा लेंगे। ओके, यहाँ 2 करने से ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, तो सब कुछ बैलेंस हो गया, 2 2 2 सब में लगा दिया, सब बैलेंस हो गया, चेक कर सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज व्हाट एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट भी कैसा, न्यूट्रल सॉल्ट, एक सॉल्ट तीनों तरह के होते हैं ना, इस तरह एसिडिक सॉल्ट है या क्या है, और ये वाटर, ये तो है ही। चलिए एक और ले लेते हैं, अब ले लेते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले लीजिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो NaOH। वैसे आप और भी कोई बेस ले सकते हो, ठीक है, बेसिक सॉल्ट ले सकते हो, बट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग, वीक के साथ वीक, स्ट्रॉन्ग के साथ स्ट्रॉन्ग, तभी तो ये न्यूट्रल आएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज करना है। तो चलिए अब ये क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ये हमारा जो बनेगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को ऐसे ही लिखते हैं ना, वैलेंसी एक्सचेंज कर लेते हैं, प्लस क्या बता सर, H2O, कुछ बैलेंस भी करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। ओके, उधर सोडियम 2 है, इधर भी 2 लगाइए, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 और 1 5, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो रहा है सर, इधर 2 लगाइए फटाफट, 6 ऑक्सीजन इधर 6 ऑक्सीजन उधर भी, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 4, सब बैलेंस, सोडियम बैलेंस, सल्फेट बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन इधर भी 6, और हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 इधर एंड 2 इधर, सब बैलेंस हो गया। सो अगेन दिस इज व्हाट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, और ये न्यूट्रल सॉल्ट। सोडियम सल्फेट सॉल्ट है बट खाने वाला नहीं है, दिस इज व्हाट खाने वाला समझ, टेबल सॉल्ट, इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लिया। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेता, वीक बेस लेता, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो पाता फिर, ठीक है, वो एक सॉल्ट बनता लेकिन वो सॉल्ट एसिडिक हो जाता। तो इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैंने बताया था एक दिन कि अगर इसका pH वैल्यू 1 तो इसका pH वैल्यू कितना होना चाहिए, सॉरी इसका pH वैल्यू 0 तो इसका pH वैल्यू 14 होना चाहिए, और दोनों का एवरेज लूंगा तो 7 अगर आएगा तब ये जाके न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। अगर 7 नहीं आएगा तो ये न्यूट्रल नहीं बनेगा। एसिडिक, जो एसिड अगर स्ट्रांग होगा तो एसिडिक बन जाएगा, बेस अगर स्ट्रांग होगा तो बेसिक बन जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, दिस इज व्हाट वॉशिंग सोडा।
ये तो क्लीनिंग वगैरह में काम आता है, क्लीनिंग क्लीनिंग के काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है। और क्या होता है, सॉफ्ट वाटर सॉफ्टिंग, वाटर सॉफ्टवेयर सॉफ्ट वाटर सॉफ्टवेयर के काम आता है। कैसे, देखिए Na2CO3, हार्ड वाटर में पता है क्या रहता है, मैग्नीशियम रहता है, कैल्शियम रहता है, तो मैं मैग्नीशियम को मान लेता हूं, और इसके साथ H2O भी है ये। तो ये क्या होगा कि ये जो मैग्नीशियम है, ये जो मैग्नीशियम है ये इसके साथ चलाएगा, ठीक है, यानी कि MgCO3 प्लस ये सोडियम प्लस H2O, तो ये जो है वाटर इसमें से निकल जाता है, और वाटर कैसा होता है, सॉफ्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट हार्ड वाटर। कैल्शियम फिर उसके साथ वाटर है, तो इसके आयंस जो वाटर में मौजूद होते हैं वो कार्बोनेट के साथ अटैच हो जाते हैं, और ये इस काम में आता है, क्लीनिंग के तो काम में आता है, ये कपड़े धोने के काम में। और ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ये तो हमारा वॉशिंग सोडा हो गया, Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज व्हाट वॉशिंग सोडा, और सॉरी बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। आपको पता है इसका बेकिंग सोडा एज एन एंटासाइड काम करता है, एज एन एंटासाइड भी ये काम करता है, एंटासाइड एसिडिटी को खत्म करता है। और क्या करता है, आपको पता है ये बेकिंग सोडा है, ठीक है, तो बेकिंग सोडा को तो हम खाने में मिलाते हैं CO2 गैस रिलीज कराने के लिए, और CO2 गैस जब रिलीज होता है तो आपको पता है कि वो ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप होने के बाद वो ब्रेड वगैरह को फुला देता है। यानी देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस कोई भी एसिड ले लीजिए, माइल्ड एसिड मान लीजिए, कोई भी खाने पीने वाला, उसमें मैं H+ का दिखा देता हूं। तो अब ये क्या बनाएगा, ये CO2 गैस निकालता है प्लस H2O भी निकालेगा, ठीक है, और इसका सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। ये CO2 हमारे काम का है, ये ट्रैप हो जाता है, ये जो भी हमारा फूड आइटम है उसमें ट्रैप हो जाता है, और ये उसको फुला देता है। इसका में भी बेकिंग सोडा हमारे काम आता है, ठीक है, ब्रेड वगैरह बनाने में। तो ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक ये पूरा समझ लिया, ये जितना है 1 बाय 1 क्वेश्चन सारा कुछ हो गया। तो अब जो है ये हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, थर्ड चैप्टर हम लोग करेंगे। बट मैं उससे पहले फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बुक्स पढ़ें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, उसके बाद ही चीजें आपको समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच।